नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान के 15वें पाठ को लेकर के, जिसका नाम है ऊर्जा। बच्चों, इस पाठ को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। आज के भाग में हम जानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है और यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो चलिए बच्चों, आप सभी ऊर्जावान हो जाइए आज की कक्षा को सुनने और समझने के लिए। तो आइए बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। बच्चों, हम सभी दिन भर में बहुत से कार्य करते हैं, चाहे वो खेलना कूदना हो, पढ़ना लिखना हो या किसी भी वस्तु को उठाकर एक स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान तक रखना है। हम स्वयं भी बहुत से कार्य करते हैं और साथ ही साथ हम दूसरों को भी अलग अलग प्रकार के कार्यों को करते हुए देखते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये सभी कार्य हम कैसे करते हैं। जी हाँ बच्चों, हमारे शरीर में ऊर्जा होती है जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? जैसा कि हमने श्वसन के पाठ में जाना था कि जब हम भोजन करते हैं और उसकी पाचन की क्रिया के बाद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। परंतु क्या आपने ध्यान दिया है, आपके आसपास भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिनके द्वारा अलग अलग तरीके से कार्य होते हैं। जैसे अगर हम खेल भी खेलते हैं, चाहे वो बैट बॉल का हो या गिल्ली डंडे का हो, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि गिल्ली डंडे में जब डंडे को हम ऊंचाई पे ले जाते हैं और गिल्ली को दूर से फेंकते हैं तो क्या होता है, गिल्ली दूर तक जाती है। उसी प्रकार जब हम कंचे खेलते हैं तो क्या होता है, एक गोली जब किसी स्थिर गोली से टकराती है तो क्या होता है, गोली दूर तक जाती है। या जब हम साइकिल के पहिए को घुमाते हैं तो साइकिल भी गतिमान हो जाती है और दूर तक जाती है। तो हमने देखा कि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा कार्य हो रहा है, यानी कि उनमें भी किसी न किसी रूप में ऊर्जा विद्यमान है। अब अगला प्रश्न ये है कि उन वस्तुओं में ऊर्जा कहाँ से आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीव जगत में होने वाले सभी परिवर्तन ऊर्जा के द्वारा ही होते हैं। हमारे चारों तरफ किसी न किसी रूप में ऊर्जा विद्यमान है। तो ये है हमारा जो कहने का सार है, वो ये आता है कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। कोई भी कार्य तभी संभव है जब वहाँ पर ऊर्जा विद्यमान है। अब ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं। कभी हमें ऊर्जा हमारे शरीर के द्वारा प्राप्त होती है, शरीर की ऊर्जा होती है। कुछ वस्तुओं में भी ऊर्जा किसी न किसी रूप में संचित होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ऊर्जा के रूप क्या क्या होते हैं। उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि कार्य क्या होता है, क्योंकि कार्य करने की ही क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब कार्य क्या है बच्चों? कार्य जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत बल लगा करके पत्थर को धक्का दे रहा है, पत्थर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, परंतु वह असफल है। क्या यहाँ पे कार्य हुआ? नहीं। कार्य करने के लिए 2 शर्तों का पूरा होना अति आवश्यक है। पहला, वस्तु पर बल का लगना, यानी कि हम किसी वस्तु पे किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बल अवश्य लगा रहे हैं। दूसरा, वस्तु का बल के दिशा में विस्थापित होना, यानी कि वस्तु का बल की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ना। इस दशा में कार्य होता है और जब कार्य होता है तो वहाँ पे ऊर्जा अवश्य विद्यमान होती है। अब ऊर्जा के कुछ रूपों को देखते हैं जिसके बारे में आप विस्तार पूर्वक से अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए उन नामों को देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ये अलग अलग ऊर्जा के रूप हैं जो हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, जो अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग समय पे अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से विद्यमान होती हैं। आज की कक्षा में हम यांत्रिक ऊर्जा को ही विस्तार पूर्वक से जानेंगे। यांत्रिक ऊर्जा वस्तुओं की स्थिति, आकृति अथवा गति के कारण अवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप
उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में जब हम किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं, उसकी आकृति में परिवर्तन करते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं या उसकी गति में कोई परिवर्तन आता है, तो इस प्रकार से किसी वस्तु में जब कोई ऊर्जा संचित होती है तो वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा के भी जो होते हैं बच्चों दो रूप होते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का ही योग होता है। किसी स्थान पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, और किसी स्थान पे गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। परंतु हर स्थान पर यांत्रिक ऊर्जा का मान जो होता है वो सदैव एक निश्चित होता है। अब आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या क्या कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसा कि आप इस खिलौने में भी देख रहे हैं, जितने चाबी वाले खिलौने होते हैं, जब हम उसमें चाबी भरते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? चलने लगता है, यानी कार्य करने लगता है, यानी उसके अंदर ऊर्जा विद्यमान है। अब ये ऊर्जा कैसे आई उसके अंदर? उसकी स्थिति में परिवर्तन के द्वारा। जब हमने चाबी भरी तो उसकी स्प्रिंग में दबाव पड़ा और जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्जा संचित हो गई, और इसी ऊर्जा के द्वारा ही जो आपका खिलौना है वो कार्य करने लगता है। गुलेल तो आप सभी ने चलाई होगी। गुलेल की रबड़ को जब हम खींचते हैं, यानी कि उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। रबड़ को खींचने पे आकृति में परिवर्तन हुआ और उसके अंतर्गत क्या हुआ बच्चों? उसमें ऊर्जा संचित हो गई। अब जब हमने रबड़ को खींचा तो रबड़ को खींचने पे क्या हुआ बच्चों? उसमें ऊर्जा संचित हो गई, और उसी ऊर्जा के द्वारा ही जो रबड़ के अंदर जो पत्थर हमने लगा रखा है वो दूर तक जा कर के गिरता है। तो ये हमने देखा कुछ यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। आइए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के क्या है। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप नाम से ही देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि ऐसी ऊर्जा का संचयन जब किसी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन हो। स्थिति यानी कि या तो हम उसे किसी ऊंचाई पे ले जाएं, या उसमें हम खिंचाव करें, या उसमें हम दबाव डालें। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, जब हम बॉल को ऊंचाई पे ले जाते हैं तो क्या होता है? उसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसी कारण जितनी ऊंचाई पे वस्तु जाती है उसके अंदर ऊर्जा उतनी ही अधिक संचित होती है और वो अधिक गति से आगे बढ़ती है। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, रबड़ को हम खींच रहे हैं, रबड़ में की आकृति में हम परिवर्तन ला रहे हैं, और इस परिवर्तन के कारण इसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो रही है बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। एक कार्य आप सभी ने कक्षा में अक्सर किया होगा, रबड़ को खींच के उसके अंदर कागज के टुकड़े को लगा करके एक दूसरे को मारा होगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि वो जो कागज का टुकड़ा होता है वो किस कारण आगे बढ़ता है? तो बच्चों वो कारण है स्थितिज ऊर्जा। तीसरा आप भी चित्र में देख रहे हो कि जब हम कभी स्प्रिंग पे दबाव डालते हैं तो वो उतनी ही गति से आगे बढ़ती है। अब वो आगे क्यों बढ़ी? क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा है, और वो ऊर्जा किस रूप में है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो बच्चों इसे ध्यान में रखने का एक बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है? वह ऊर्जा है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हम लाते हैं। और वो स्थिति में परिवर्तन कैसे हो सकता है? उसकी ऊंचाई पे उसको ला करके, उस पर दबाव डाल करके, या उसमें खिंचाव के द्वारा। स्थितिज ऊर्जा को भी हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका एसआई मात्रक होता है बच्चों जूल। आइए स्थितिज ऊर्जा के कुछ और उदाहरण को हम देखते हैं। अब आपने अपने घर में अपने से किसी बड़े को आपने अक्सर देखा होगा हथौड़े के द्वारा कील को ठोकते हुए। अब यहाँ ये हथौड़ा जो है बच्चों कैसे कार्य कर रहा है? क्योंकि आप तो जानते हैं कि जहाँ पर भी कार्य होता है वहाँ ऊर्जा अवश्य विद्यमान होती है। जब हम हथौड़ों को थोड़ा ऊंचाई पे ले जाते हैं, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तो उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है। और वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है?
स्थितिज ऊर्जा के रूप में। जब ऊर्जा इस हथौड़े को प्राप्त हो गई तो वो कार्य करने में सक्षम हो जाता है और इसी कारण वह जो हथौड़ा है वो कील को ठोक पाता है। अन्य उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ एक पेंडुलम को देख रहे होंगे। इसमें धागे के द्वारा हमने एक लोहे की गेंद को बांधा हुआ है। अब इस लोहे की गेंद को जब हम थोड़ा ऊंचाई पे ले जाते हैं, यानी कि यहाँ हमने क्या किया, उसकी स्थिति में परिवर्तन ले आए। जब ये थोड़ा ऊंचाई पे गया तो उसके अंदर क्या हो गया बच्चों, ऊर्जा संचित हो गई है। अब ये जो ऊर्जा है जब इस बॉक्स से टकराती है, यानी कि ये जो गेंद है और जो गेंद है उसके अंदर ऊर्जा संचित है, जब वह इस बॉक्स से टकराती है तो वो बॉक्स को क्या करती है बच्चों, थोड़ा सा आगे विस्थापित कर देती है। और वो आगे विस्थापित क्यों होती है, क्योंकि गोली के अंदर ऊर्जा संचित हो गई है। और गोली के अंदर ऊर्जा क्यों संचित हुई है, क्योंकि हमने उसकी स्थिति में परिवर्तन लाया है और वो परिवर्तन का नाम क्या है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। अब दूसरी स्थिति में हमने क्या किया बच्चों, गेंद को थोड़ा सा और ऊंचाई पे ले गए, यानी कि उसकी स्थिति में थोड़ा और परिवर्तन ले आए। उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे उसके अंदर ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ गई है। अब उसी ऊर्जा, जो ऊर्जा युक्त बॉल है वो जब फिर से यहाँ पे इस स्थिति पे टकराती है तो क्या होता है, जो बॉक्स है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। यानी कि स्थिति में जितना ज़्यादा परिवर्तन होता है ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा संचित हो जाती है और जितनी ज़्यादा ऊर्जा संचित होगी उतनी ही तेज़ी से कार्य होगा। तो ये तो बच्चों हमने जाना स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण। आप भी अपने घर में आसपास देखिएगा, आपको स्थितिज ऊर्जा के कुछ और अन्य उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूपों की। पहला, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। किसी वस्तु के आयतन या आकार को परिवर्तित करने के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के आकार में जब हम परिवर्तन ला रहे हैं या उसके आयतन में परिवर्तन लाते हैं, ये कैसे हो सकता है, किसी वस्तु पे जब हम खिंचाव करते हैं या किसी वस्तु में हम दबाव डालते हैं तो उसकी आकृति और आकार और आयतन में परिवर्तन होता है। इसके कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा का प्रत्यास्थ रूप, यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कि खिंची हुई रबड़ थी, उसमें भी क्या था बच्चों, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा थी। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं धनुष बाण को, जब हम धनुष की प्रत्यंचा को खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होती है बच्चों, ऊर्जा संचित होती है। और वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा के प्रत्यास्थ रूप में, यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के ही कारण जो तीर होता है वो आगे गतिमान होता है। खिलौने में भी जब हम चाबी को घुमाते हैं तो स्प्रिंग पे दबाव पड़ता है और उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसके कारण आपका खिलौना आगे गतिमान होता है। तो जहाँ कहीं पर भी आकृति और आयतन में परिवर्तन होता है वहाँ पे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो कि गुरुत्व से संबंधित हो। अब ये क्या होता है बच्चों, पृथ्वी की जो सतह होती है से किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी से ऊंचाई पर हम जब किसी वस्तु को ले जाते हैं वहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऊर्जा संचित होती है। और वो किस रूप में संचित होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब किसी वस्तु का अगर हमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मान ज्ञात करना हो तो वो हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, यानी कि mgh। यहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान आप सभी जानते हैं 9.8 होता है। और h क्या है, वस्तु का पृथ्वी से की सतह से ऊंचाई। यानी कि अगर हमें ये तीनों चीज़ें ज्ञात हों तो हम किसी भी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे, चित्र में इस झूले को देख करके आप सभी को मेले की याद तो अवश्य आ गई होगी। जब मेले में कभी आप गए हों और इस झूले पे आप बैठे हों
तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो जब हम बिल्कुल सबसे ऊंचाई पे रहते हैं झूले के सबसे इस जगह पे होते हैं, तो तब जब झूला नीचे आता है तो सबसे ज़्यादा गति पे होता है। यानी कि जब हम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं तो हमारी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। अब अगले चित्र की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपको दो व्यक्ति अलग अलग ऊंचाई पे दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस व्यक्ति की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, जो व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई पर है। जो व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई पर होगा या कोई भी वस्तु अगर ज़्यादा ऊंचाई पर है तो उसके अंदर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी। अब अगर कोई वस्तु बिल्कुल सतह पर है, पृथ्वी की सतह पर है, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऊंचाई यानी कि h का मान क्या होगा? 0 होगा। और जब h का मान 0 है तो उस वस्तु या उस व्यक्ति की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी 0 होगी। तो ये तो बच्चों हमने बात की स्थितिज ऊर्जा की और स्थितिज ऊर्जा के रूपों की, जो कि दो रूप में था, प्रत्यास्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के दूसरे रूप की, जो है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि यानी कि गति के कारण किसी वस्तु में जब कार्य करने की क्षमता होती है, यानी किसी वस्तु के गति करने के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखा बच्चों, इसमें आप अगर नाम को भी ध्यान देंगे तो आप ये जान सकेंगे कि किस कारण ऊर्जा आ रही है। जैसे स्थितिज ऊर्जा में था तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा गया। यहाँ गतिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि गति के कारण कार्य करने की क्षमता। हर गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि कोई भी गतिमान वस्तु है वह अगर कार्य कर रही है तो वह किस कारण कार्य कर रही है? उसके अंदर जो ऊर्जा संचित है उसके कारण। और वह ऊर्जा क्या है बच्चों? गतिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी K बराबर 1/2 mv², जहाँ पे K क्या है बच्चों? K है गतिज ऊर्जा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m। m क्या है यहाँ पे? वस्तु का द्रव्यमान, और v क्या है? वस्तु का वेग। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी वस्तु में गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी मात्रक बच्चों जूल होता है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो, जब भी कभी आप क्रिकेट खेल रहे हो तो जितनी तेजी से गेंद स्टंप पे लगती है, कभी अगर आपने किसी को बोल्ड आउट किया हो, तो जब बॉल बहुत तेजी से होती है और उस पर जब स्टंप पे लगती है तो क्या होता है बच्चों? स्टंप भी दूर जाके गिरता है। वह किस कारण होता है? बॉल की गति के कारण। यानी कि बॉल की जो गतिज ऊर्जा थी उसने ही स्टंप को दूर तक फेंका। बहते हुए पानी में, बहती हुई हवा में, जो भी गतिमान वस्तु है सभी में गतिज ऊर्जा होती है। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हो कि बहते हुए पानी कई बार क्या होता है बच्चों? बहुत से भारी भारी पत्थर, कंकड़ या बहुत सी वस्तुएं अपने साथ बहा करके साथ में लेके आते हैं। तो वह किस कारण होता है? जल की गतिज ऊर्जा के कारण। वायु भी जब गतिमान होती है तो वो भी कई बार क्या होता है? घरों के छप्पर, बड़े बड़े पेड़ सभी को उखाड़ देती है। तो यह कार्य करने की क्षमता उसके अंदर क्यों आती है? क्योंकि वायु में भी गतिज ऊर्जा होती है। तो ये तो बच्चों बात हुई गतिज ऊर्जा की। अब होता क्या है जब यांत्रिक ऊर्जा कार्य करती है? यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में ही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। ऊर्जा का ना तो सिर्फ ऊर्जा का बच्चों क्या होता है? रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, वह सिर्फ अपने रूप को बदलती है। अब आइए इस चित्र में देखिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक छड़ के द्वारा हम डोरी से एक गेंद को हमने बांध रखा है। अब ये पेंडुलम, अगर आपने भी कभी घड़ी के पेंडुलम को देखा होगा तो देखिए वो किस तरह से कार्य करता है। जब इस बॉल को हम बी स्थिति में है, बी से जब हम ए पे ले गए तो यानी यहाँ हमने क्या किया? उसकी स्थिति में परिवर्तन किया। अब जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो बच्चों उस बॉल में क्या संचित होगी? बिल्कुल सही, स्थितिज ऊर्जा।
यानी कि ए बिंदु पे इस जगह पर सबसे ज्यादा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। जब हम ए से इस बॉल को छोड़ते हैं तो वह क्या हो जाती है, गतिमान। और जब किसी वस्तु में गति होती है तो कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो यानी कि हमने यहाँ देखा कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। अब यह गतिज ऊर्जा जब यहाँ पे सी की स्थिति पे आती है, यानी कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा हो जाती है। यानी कि हमने देखा कि कुछ बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है और कुछ बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा। जब वह गतिमान होकर के बी की स्थिति पे आती है तो यहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी। तो बात हम चाहे करें ए की, बी की या सी की, तीनों स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा का मान बराबर रहता है, परंतु गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इनके मान में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि तीनों बिंदुओं पर अगर हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को निकालेंगे तो वह कांस्टेंट होगा, यानी कि अचर होगा। लेकिन किसी किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी, जैसे कि ए और सी पे। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी, परंतु बी पर यहाँ पर गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी। आइए कुछ और उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि गुलेल का चलाना। गुलेल को जब हम खींचते हैं, गुलेल की रबड़ को जब हम खींचते हैं तो खींचने पे यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ। और जब आकृति या आकार में परिवर्तन होता है तो कौन सी ऊर्जा उस वहाँ पे आती है, बिल्कुल सही बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। अब जब हमने रबड़ को खींचा तो रबड़ को खींचने पर यहाँ पे जो हमने पत्थर का टुकड़ा या कोई भी वस्तु लगा रखी है वहाँ पे कौन सी ऊर्जा संचित हो गई, स्थितिज ऊर्जा। और जब इस रबड़ को हम छोड़ते हैं तो पत्थर गतिमान हो जाता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो गया, गतिज ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण को देखते हैं, हथौड़े के द्वारा कील को ठोकना। जब हथौड़े के द्वारा हम कील को ठोक रहे हैं, यानी कि हथौड़ी को हम ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने पे यहाँ पे क्या हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। स्थिति में परिवर्तन होने के कारण वहाँ पे कौन सी ऊर्जा संरक्षित हुई बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। और जब वह नीचे आती है यानी कि गतिमान हो जाती है तो गतिमान होने पे क्या होता है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई, जिसके कारण से हम हथौड़े के द्वारा कील को ठोकने में सक्षम होते हैं। तो ये तो बच्चों हमने आज की कक्षा में देखा कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में किस प्रकार से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। आइए देखते हैं फिर से हमने आज की कक्षा में क्या क्या सीखा। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति तथा गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा बच्चों क्या है, जब किसी वस्तु के आकार में हम परिवर्तन लाते हैं, उसकी स्थिति में हम परिवर्तन लाते हैं, तो इस प्रकार से जो ऊर्जा किसी भी वस्तु में संचित होती है तो वो क्या कहलाती है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा समाहित होती है। जी हाँ बच्चों, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह उसी में उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही समाहित होती है। ये यांत्रिक ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। हमने कई उदाहरणों के द्वारा इसको और अच्छे से समझा है। एक उदाहरण हम और ले सकते हैं, जैसा कि आपने अगर कभी जो कार के खिलौने होते हैं जिनको हम पीछे की तरफ ले जाते हैं और फिर वो आगे गतिमान होती है, तो वह क्यों होता है, उसकी हमने आकृति में उसकी स्थिति में हमने परिवर्तन लाया, उसको हम पीछे ले गए तो उसके अंदर क्या हुआ बच्चों, स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई और ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जब वह आगे गतिमान होती है।
ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, यह ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। जी हाँ बच्चों, आप अपने आसपास जिन भी ऊर्जा के रूपों को देखते हैं, ऊर्जा केवल अपने रूपों को बदलती है। चाहे वह आप अपने घरों के पंखे को चलाते हों या अपने घर की लाइट को जलाते हों, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जब लाइट जलती है तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा आपकी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऊर्जा समय समय पे अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने रूपों को बदलती है। आप भी अपने आसपास अपने घरों में निकलिए, बाहर देखिए कि ऊर्जा किन किन रूपों में आपके आसपास विद्यमान है, क्योंकि बिना ऊर्जा के तो कार्य संभव हो ही नहीं सकता है। जहाँ पर भी कार्य है वहाँ पे ऊर्जा अवश्य किसी न किसी रूप में विद्यमान होगी। तो आइए बच्चों, आज बताई गई बातों के आधार पे हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, 10 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक लाया गया, पिंड की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी वस्तु की अगर हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी हो तो वो कौन सा सूत्र होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर वस्तु का भार गुणे ऊंचाई, यानी कि mgh। m आपको यहाँ प्रश्न में दिया गया है। m क्या है बच्चों, 10 किलोग्राम, और h क्या है, 50 मीटर, यानी कि उसकी ऊंचाई जो क्या है, 50 मीटर। और g का मान तो कांस्टेंट होता है, हर जगह पे g कितना होगा, 9.8। इन तीनों को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 4900 जूल, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। तो बच्चों इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। जैसा कि इस सूत्र के द्वारा हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली है, आप किसी अन्य आंकड़ों को भी लेकर के इस प्रश्न को और अच्छे से हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। 20 ग्राम की एक गोली का वेग 50 मीटर प्रति सेकंड है, गोली की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या था, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। m यहाँ आपको कितना दिया गया है, 20 ग्राम, और v क्या है, यानी कि वेग आपको दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकंड। तो इनका जब हम इस सूत्र पे रखते हैं और उनको हल करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ है 25,000 जूल। तो इस प्रकार से आप अन्य नंबरों को भी लेकर के इन प्रश्नों को हल करने का घर में प्रयास कीजिए, तो आप किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है। मुझे आशा है बच्चों इस प्रश्न को आप स्वयं हल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि आज की कक्षा में इसके बारे में हमने आपको बताया है। 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है। जी हाँ बच्चों, 50 मीटर की ऊंचाई पे, ऊंचाई यानी कि उसकी स्थिति में हम परिवर्तन ला रहे हैं, उसको हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे लेके गए हैं, और ऊंचाई पे जाने पे कौन सी ऊर्जा होती है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। तो इसका भी उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य लिखिएगा। तीव्र गति से गतिमान वायु द्वारा वृक्ष उखड़ जाते हैं, क्यों, विचार कीजिएगा कि जब वायु गतिमान है तो उसके कारण जो वृक्ष उखड़ जाते हैं, घर के छप्पर उखड़ जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों का हल मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप स्वयं करने में सक्षम होंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। उससे पहले आज का सुविचार, पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों की रास्ता भी रोक लेता है। जी हाँ बच्चों, पानी की तरह ही आप निर्मल, स्वच्छ और ऐसे बनिए जो कि दूसरों के लिए रास्ता प्रदान करता है, पत्थर की तरह नहीं जो कि दूसरों के रास्ते को रोक देता है। सदैव तत्पर रहिए दूसरों की सहायता करने के लिए, और दूसरों के लिए ही आप ऐसे कार्य कीजिए कि आप दूसरों की सहायता कर सके। तो इसी के साथ बच्चों आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। ऊर्जा के अगले भाग में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।